नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि एक तरफ जहां पर स्वाति मल्होत्रा ने अब किंग द्वारा भेजे हुए उस लेप को अब जया के शरीर पर लगा दिया था और उसके बाद अब यहाँ पर वो दोनों यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा आगे और करण उसे मनाते हुए पीछे पीछे आ जाते हैं, क्योंकि स्वाति अब यहाँ पर सोने के लिए कह रही थी तो करण अब यहाँ पर अनेका और स्वाति की तारीफ करने लग जाते हैं। तो इधर दूसरी तरफ यहाँ पर लक्ष्य रेखा मूर्ति के पैलेस में लक्ष्य यहाँ पर काफी देर से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो यहाँ पर सब रूम को चेक कर चुका था, लेकिन उसे यहाँ पर जो वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिला। इसलिए अब नताशा, जो कि काफी देर से ये देख रही थी, अब नताशा उससे कहती है कि क्या ढूंढ रहे हो। तब वो कहता है कि मैं अपनी अंजलि माँ को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रही। तभी उन्हें सामने से रेखा मूर्ति आती दिखाई देती है, तो वो रेखा से सवाल करते हैं। इधर रेखा मूर्ति अब खामोश हो जाती है और अब वो कुछ देर के बाद कहती है, आप दोनों अभी मेरे साथ मेरे रूम में चलिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बात का कोई गलत मीनिंग निकाला जाए, क्योंकि उस समय हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि ये सब कुछ करना पड़ा। रेखा मूर्ति की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर नताशा और लक्ष्य ये दोनों ही अभी उनके पीछे पीछे उनके रूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल था। हालांकि यहाँ पर रेखा मूर्ति के पैलेस में काफ़ी सिक्योरिटी थी, उनकी इच्छा के बगैर यहाँ पर कोई किसी भी बात को बाहर नहीं पहुँचा सकता था, लेकिन फिर भी रेखा मूर्ति इस मामले में किसी भी तरह का कोई भी चांस नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उनके दुश्मन अब हर जगह फैले हुए हैं। इसलिए वो अब अपने कमरे में जाकर ये सब बातें करना चाहती थी। तो दूसरी तरफ इधर पेरिस में राजीव गुलेरिया के पैलेस में यहाँ पर उनके लैब में बैठे हुए महेंद्र पीरामल अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कैलेंडर को ही देख रहे थे, क्योंकि वो इस कैलेंडर में यहाँ पर पिछले 6 महीने का सब कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। इधर उस कैलेंडर में देखते हुए वो अपनी उंगली को अब एक डेट पर रख देते हैं, और जैसे वो इस उंगली को डेट पर रखते हैं तो वो कहते हैं, रोहित यहाँ भी और रोहित वहाँ भी। क्योंकि महेंद्र को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित कैसे दो जगह पर कैसे हो सकता है। और अब वो कहता है, एक रोहित जो कि किडनैप हुआ था, उसके बारे में हमें पूरे 7 दिन बाद पता चला था कि रोहित का किडनैप हुआ है, क्योंकि इन 7 दिनों के बीच में तो हमें रोहित के बारे में कोई अपडेट भी नहीं मिली थी। मुझे एक बात अब समझ में नहीं आ रही है राजीव, कि क्या सर जी ने रोहित मारवा को टी ब्रेक दिया था क्या? हाँ, जो 7 दिन के बाद वो हमें मिला, क्या कभी वो उड़ के यहाँ पर तो कभी उड़ के वो आलिशा की हेल्प के लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो तुम भी जानते हो ना कि आलिशा की हेल्प के लिए भी तो वहाँ पर रोहित मौजूद था, और दूसरी तरफ रोहित वहाँ पर भी किडनैप हुआ था। मुझे ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है राजीव, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो गड़बड़ क्या है मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रही। अरे कुछ तो बात है जो हमारे से छिपी हुई है। वैसे उस बूढ़े सरजी पर मुझे भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसके ऊपर एक रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो हमें कंफ्यूज करने के लिए भी कुछ भी कर सकता है। अरे वो तो मौत के अलावा कुछ देता ही नहीं है, क्योंकि अगर उसकी इच्छा के अनुसार कोई भी काम नहीं हुआ तो वो सीधा का सीधा ही अब उस आदमी को मौत की सजा दे देता है, भले ही चाहे वो उसका खुद का अपना सगा आदमी ही क्यों ना हो। तो फिर ये रोहित मारवा इसके हाथों से कैसे बच सकता है? ये रोहित मारवा ऐसे कैसे इतने कम वक्त में इधर उधर कैसे आना जाना कर रहा था? मुझे देख राजीव, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना तो मैं भी जानता हूँ कि रोहित के लिए भी ये इतना ईजी नहीं रहा होगा कि एक तरफ वो इंडिया में था तो दूसरी तरफ वो यहाँ पर
आलिशा के लिए अब उस हमले को वो बर्दाश्त कर रहा था। आखिर आखिर वो भी तो एक इंसान है ना। अरे वो कोई पक्षी थोड़ी ही ना है जो वो इधर उधर उड़ता रहेगा, और या वो मशीन भी नहीं है। और यहाँ पर ये कहते हुए ही वो अपने सिर को खुजाते हुए कहता है, राजीव देख देख, मेरी समझ से तो ये मामला पूरा का पूरा परे है। तुझे कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे राजीव, क्योंकि मुझे अब सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब हुआ क्या। क्योंकि अब यहाँ पर काफ़ी कुछ सोच विचारने के बाद अब महेंद्र अब इस पॉइंट को पकड़ लेता है कि रोहित अब दो जगह कैसे मौजूद हो सकता है। और दोनों जगह की मौजूदगी के बारे में यहाँ पर महेंद्र को भी पता था। अब ये सुनते ही अब राजीव, जो कि अभी भी एक पुरानी किताब को ही पढ़ रहा था, अब उसकी ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है, रोहित मारवा को बचाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ, क्या तुझे मेरी बातें सुनाई दे रही है? देख, मैं तुझसे पूछ कुछ और रहा हूँ और तुम मुझे क्या जवाब दे रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है राजीव? लगता है कि तुम अब मेरी बातों को अपने सिर के ऊपर से उतार रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं है। अरे मैंने तुमसे ये थोड़ी ही ना पूछा है जो तुम मुझे जवाब दे रहे हो। एनीवे, अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि तुम मेरी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेते हो। छोड़ो ये सब बातें, अभी तुम ये बताओ क्या सॉल्यूशन है उसे बचाने का? क्योंकि अभी तुमने कहा है ना कि उसको बचाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसलिए क्या दिमाग में आया है तुम्हारे? अरे भाई, रोहित मारवा मेरे भाई का बेटा है और इतना ही नहीं, उसने हमारी रानी साहिबा को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की है। अगर वो हमला उस समय आलिशा के ऊपर हो जाता, क्योंकि वो हमला कितना जानलेवा था ये तो तुम भी देख ही चुके हो ना, जो आज रोहित मारवा की हालत है। इसलिए देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रोहित को कुछ भी हो, इसलिए जल्दी से जल्दी मुझे वो सॉल्यूशन बताओ। इधर महेंद्र की ये बातें सुनने के बाद अब राजीव अब उस बुक को अब महेंद्र के आगे कर देता है। इधर महेंद्र पीरामल ने जैसे ही अब उस किताब को देखा तो वो उस पिक्चर को ही देख रहा था, और उस पिक्चर को देखते हुए ही यहाँ पर महेंद्र कहता है, ये तो गोल्डन फ्लावर है ना? क्योंकि जिस गोल्डन फ्लावर के बारे में अब तक दुश्मनों को भी पता चल चुका था, अब फाइनली राजीव गुलेरिया को भी इस गोल्डन फ्लावर के बारे में इस पुरानी किताब में पता चल गया था। इधर महेंद्र की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर राजीव गुलेरिया कहता है, तुमने सही पहचाना, ये गोल्डन फ्लावर ही है और आने वाले दिनों में ये खिलने वाला है, क्योंकि ये हर 5 साल के बाद खिलता है। और देखो, जब मैंने यहाँ पर इतने सारे सालों की कैलकुलेशन लगाई है तो अब जहाँ तक मुझे लग रहा है अब इसके खिलने का समय हो चुका है। इसलिए जो ये फ्लावर जिस आइलैंड पर हमें मिल सकता है, इसलिए हमें बिना वक्त गवाए हमें भी अब उस आइलैंड पर जाकर इसे तोड़ना होगा। और इसके बाद यहाँ पर राजीव ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसके बीच में ही महेंद्र पीरामल बोल पड़ते हैं, और अब महेंद्र बीच में बोलते हुए कहते हैं, ओ मेरे भाई, जरा हवा में मत उड़ो। इतना भी हवा में उड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा हवा में उड़ोगे तो सीधे नीचे ज़मीन पर आके गिरोगे। इसलिए देखो, अभी चुपचाप नीचे आ जाओ। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, अपना दिमाग मत इस्तेमाल किया करो। और दूसरी बात, क्या तुमने राजमहल के रहस्य वाली किताब को ढूंढा? वो कहाँ पर है? क्योंकि हमें वो राजमहल के रहस्य वाली किताब भी तो चाहिए ही थी ना। अब महेंद्र की ये बात सुनते ही राजीव गुलेरिया अब उसकी तरफ देखता है और कहता है, यार अभी तो नहीं ढूंढा है। इनफैक्ट वो कहाँ है इसका भी मुझे अभी तक कुछ भी पता ही नहीं चला है। कितने समय से हम उस राजमहल के रहस्य वाली किताब को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन उसका तो अभी कुछ अता पता ही नहीं है। इधर राजीव की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, राजीव देखो, मैं मानता हूँ कि तुम रोहित को बचाना चाहते हो। इवन अगर मैं सच कहूँ तो मैं भी बस किसी भी हाल में रोहित मारवा को बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसका चाचा हूँ। और वैसे भी लेकिन देखो, ये काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिस आइलैंड की बात तुम कर रहे हो वो आइलैंड कोई छोटा मोटा आइलैंड नहीं है, वो कोई आम आइलैंड नहीं है, और ना ही उस फूल को तोड़ना हलवा है, क्योंकि उस फूल को तोड़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा राजीव कि तुम जल्दी से उड़कर वहाँ पर उस आइलैंड पर पहुँच जाओगे और जल्दी से उसे तोड़कर वापस भी आ जाओगे।
क्योंकि तुम इसे जितना हल्के में ले रहे हो ये काम उतना हल्का नहीं है। इसलिए क्योंकि देखो हलवा बनाना आसान है, उसे बस बनाया और खा लिया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। अब ये सुनते ही राजीव कहता है तुझे तुझे हलवा बनाने की रेसिपी पता है क्या महेंद्र? अब यहाँ पर राजीव की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल अब राजीव की तरफ घूर घूर कर देखते हैं और कहते हैं नहीं नहीं राजीव, मुझे पता तो नहीं है कि आखिर हलवा कैसे बनता है, लेकिन हाँ मुझे भले ही इसके बारे में पता नहीं हो कि वो कैसे बनाया जाता है, लेकिन मैं इतना डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वो ईजी तो है बनाना। महेंद्र की इस बात को सुनने के बाद अब यहाँ पर राजीव को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और अब राजीव कहता है अपनी बकवास बंद करो महेंद्र, जब तुम्हें हलवा बनाना ही नहीं आता है तो तुम ऐसे वर्ड्स को हमारी वार्तालाप में इंक्लूड ही क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें कोई चीज़ बनानी ही नहीं आती तो तुम कैसे उसे इजी या मुश्किल कह सकते हो? और मैं देखो अभी जो हम बात कर रहे हैं, इसलिए अभी मेन पॉइंट पर आओ। तुमने ऑलरेडी मेरा दिमाग सच में कम खराब नहीं किया है। तुम कहते कुछ हो और हो करते कुछ और हो। अरे पता नहीं कौन कौन सी बातें कहाँ से उठा कर लेकर आ जाते हो, इसलिए आधा दिमाग तो मेरा तुम ही खराब कर देते हो। राजीव की ये बात सुनते ही यहाँ पर महेंद्र पीरामल अब कहते हैं यार देख, इस तरह से तो मुझे मत डांट। मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करता हूँ और तुम हो कि जब तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होती है तो तब तुझे अपना दोस्त ये महेंद्र दिखाई देता है, और जब तेरा मन करे तो तुझे मेरी बातें बकवास लगती हैं, है ना राजीव? लेकिन देख फिर भी मैं भी यही कहूँगा यार, इस फूल के बारे में तुम्हें वो किताब ही ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकती है। मुझे तो यह काम कोई ज़्यादा इजी नहीं लग रहा है, लेकिन अगर तुमने ये सोच लिया है तो अब इस किताब को अच्छे से पढ़ो, और इसको अच्छे से पढ़ने के बाद अब इसका रास्ता भी ढूंढो कि कैसे हम इस फूल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मुझे तो बस इतना ही पता है कि इस फूल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि तुम्हें कोई दूसरा रास्ता मिल जाए, और वो बूढ़ा, मेरा मतलब है कि वो सरजी ने जिस चीज़ को पाने के लिए इतनी तबाही मचा कर रखी है ना, ये गोल्डन फ्लावर, बस उस केमिकल को बनाने के लिए उसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अब ये महेंद्र की ये बात सुनते ही राजीव गुलेरिया कहता है तू ये क्या कह रहा है महेंद्र? क्या जानता है तू इसके बारे में? इस बात पर अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल कहते हैं देख, तू तो खुद एक साइंटिस्ट है ना, तो वहाँ पर जाकर उस फूल को तोड़ने की कोशिश कर। अगली सुबह देखना तेरी खबर न्यूज़पेपर में होगी विद योर कलरफुल लार्ज साइज फोटोग्राफ। क्योंकि मैं ये तुम्हें ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो क्या है ना कि फोटो तो मैं ही चूज करूँगा। अब ये सुनते ही राजीव बड़े ही गुस्से से बस महेंद्र पीरामल को ही देख रहे थे, क्योंकि महेंद्र का यहाँ पर साफ मतलब ये था कि अगर तुम इस गोल्डन फ्लावर को वहाँ पर उस आइलैंड पर लेने के लिए गए तो सरजी के आदमी तुम्हें वहीं पर ही पकड़कर और तुम्हें जान से मार देंगे। उसके बाद तुम्हारी बड़ी सी फोटो, तुम्हारी डेथ की फोटो एक न्यूज़पेपर में होगी, और उस फोटो को छपवाने के लिए न्यूज़पेपर में मुझे ही तुम्हारी बड़ी सी फोटो को देना होगा। अब महेंद्र के नॉनसेंस वाली बात सुनने के बाद अब यहाँ पर राजीव को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो महेंद्र को गुस्से से देख रहे थे। तो वहीं अब उस लैब के बाहर खड़ी अनिका यहाँ पर ये सब बातें सुन रही थी, क्योंकि अनिका अब तक यहाँ पर राजीव गुलेरिया के पैलेस में आ गई थी। अनिका ने जब महेंद्र पीरामल की ये ऐसी फनी बातें सुनी तो वो भी यहाँ पर एक पल के लिए तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन अब वो अपने मन में सोचती है ये महेंद्र अंकल क्या बोल रहे थे, इन्हें क्या पता है इस गोल्डन फ्लावर के बारे में? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अभी एक लाइन कही कि ये गोल्डन फ्लावर बस उस केमिकल के लिए एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब कहना क्या चाहते थे ये? अनिका अब इस लाइन को सुनने के बाद अब इधर अपनी ही सोच में थी, और अब वो मन ही मन में ये सोच रही थी अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आ गई और मुझे ये सब कुछ पता चल गया है। अब इसका मतलब ये है कि उस गोल्डन फ्लावर को तोड़ना और साथ ही साथ उसे प्रोटेक्शन के साथ अपने पास रखना, ये वाकई में बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि जिस तरह से महेंद्र यहाँ पर राजीव चाचा को ये सब कह रहे हैं, उसे तो साफ पता चल रहा है कि इस गोल्डन फ्लावर तक पहुँचना इतना भी ईजी नहीं है, और इसे साथ में लेकर आना तो और भी ईजी नहीं है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर अब राहुल की ज़िंदगी का
राहुल की ज़िंदगी का है, क्योंकि ये सब अब अगर ये गोल्डन फ्लावर अगर हमारे हाथ नहीं आए तो फिर शायद राहुल की ज़िंदगी को बचाना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए राहुल की ज़िंदगी के लिए अब मैं पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हट सकती हूँ, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे उसके बीच में हमारे कितने भी दुश्मन क्यों ना आ जाएं। अब इस गोल्डन फ्लावर को तो पाना मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट है, क्योंकि मैं राहुल को इस तरह से मौत के मुंह में जाता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मुझे हर हाल में अब वो फूल चाहिए, और उस फूल की हिस्ट्री क्या है ये बात मुझे या तो किंग बता सकते हैं या फिर स्वाति माँ, क्योंकि इस हिस्ट्री को बस ये दो लोग ही मुझे अच्छी तरह से बता सकते हैं। इधर अनिका के दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा था कि वो तभी भी यहाँ पर सोचती है। एनीवे, पहले मैं यहाँ पर आई हूँ तो इसलिए यहाँ पर आने का मेरा जो मकसद है मुझे पहले वो पूरा करना चाहिए। मैं एक बार धनंजय पापा को देख कर आती हूँ, उसके बाद ही मैं देखती हूँ कि मैं पहले माँ से मिलूँ या फिर किंग से। वैसे क्या वो उसी रूम में होंगे या फिर अब उनका रूम चेंज कर दिया गया है, क्योंकि अब अनिका यही सोचकर अब पहले वो उसी रूम की तरफ जाने लगती है जहाँ पर धनंजय पीरामल को, जब वो यहाँ पर राजीव गुलेरिया के पैलेस में उन्हें लाया गया था, तब उन्हें जहाँ पर शिफ्ट किया गया था, जब वो यहाँ पर उनके रूम की तरफ बढ़ रही थी, तब उसके मन में यहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही थी, और वो अभी जाते जाते यही सोच रही थी कि हो सकता है कि अभी धनंजय पापा सो रहे होंगे। एक काम करती हूँ, मैं सबसे पहले आलिशा के रूम में जाकर सो जाती हूँ, क्योंकि अगर अभी धनंजय पापा सो रहे होंगे तो मेरा उनसे मिलने का तो काम वैसे भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं उन्हें इतनी रात को जगा तो नहीं सकती हूँ। इसलिए अभी के लिए मुझे भी, क्योंकि आलिशा भी वहाँ पर राजमहल में है, इसलिए मुझे भी अभी आलिशा के कमरे में ही जाना चाहिए, और वैसे भी 2 से 3 घंटों में तो सुबह हो ही जाएगी। इसलिए जैसे ही सुबह होगी तो मैं यहाँ पर धनंजय पापा से मिल लूँगी। और यही सोच कर ही अनिका अब धनंजय पीरामल के कमरे की तरफ ना जाकर अब अपने कदमों को आलिशा के कमरे की तरफ बढ़ा लेती है। इधर कुछ देर की डिस्टेंस के बाद जैसे ही यहाँ पर अनिका आलिशा के कमरे में जाती है तो वहाँ पर जाने के बाद, क्योंकि अनिका का बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो वहाँ पर आलिशा के बेड पर लेटती है, और उसे लेटते ही कब नींद आ जाती है खुद अनिका को भी पता नहीं चलता। एक तरफ जहाँ पर अनिका राजीव गुलेरिया के पैलेस में पहुंच चुकी थी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर ब्लैक पैलेस में इधर अपने ही रूम में रखे हुए पियानो पर यशपाल अग्रवाल हर बीते हुए सेकंड के साथ एक नई धुन बजा रहे थे। देखने में तो ये एक बहुत ही नॉर्मल म्यूजिक लग रहा था, क्योंकि अगर कोई सामने से सुने तो वो यही कहेगा कि ये काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन इस म्यूज़िक को बजाते हुए बता रहे थे कि उनके दिमाग में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था कि और उनकी नज़र दिख रहे पैड पर ही थी, मानो वो इधर अपनी इस धुन से एक नई धुन बना रहे हो। उन्हें पता था कि उनकी बनाई हुई धुन को कोई भी डिकोड नहीं कर पाएगा सिवाय उनके पापा के। उन्हें, क्योंकि हमेशा से ही वो हमेशा एक ऐसी धुन बनाते थे जिसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाता था। एक तरफ जहाँ पर यहाँ ये सब हो रहा था, तो दूसरी तरफ इंडिया में भीमेश्वरी गांव में के बने एक घर में यहाँ पर एक शख्स जिसकी सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी, जिसकी उम्र लगभग यहाँ पर 31 से 32 साल की होगी, वो एक पुराने पियानो को बजा रहा था, और साथ के साथ वो वहाँ पर पेपर पर जितनी भी धुन थी वो शख्स अभी उन सब को बजाने में लगा हुआ था, क्योंकि उसके सामने कुछ पेपर थे जिनमें इन सभी धुन को यहाँ पर लिखा हुआ था, और उसके मुंह से भी यहाँ पर इन धुन को बजाते हुए एक ही बात निकली कि इस धुन का क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि जो धुन अभी यहाँ पर उसके सामने थी वो उसे समझ नहीं पा रहा था। इस पियानो को वो अब यहाँ पर इस पियानो को और इस कागज को देखकर ऐसा लगता है कि ये तो सालों पुराना है। पता नहीं ये धुन उस पुराने आश्रम के कबाड़ खाने में क्या कर रही थी, और क्या किसी की भी नज़र इसके ऊपर नहीं पड़ी है, क्योंकि वो आश्रम तो इतने सालों से बना हुआ था
और जब गुरुदेव की मृत्यु हुई थी तो तब तो वहाँ पर उसके बहुत सारे शिष्य भी थे। तो क्या किसी ने भी इस कागज को नहीं देखा? अरे इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने इसे छुपा कर रखा हुआ था, क्योंकि कितनी शिद्दत के बाद मुझे ये कागज मिला है। और ये कहते हुए ही वो शख्स जब यहाँ पर पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक चेयर पर एक बुक थी, जिसमें यहाँ पर लिखा, उस बुक के ऊपर लिखा हुआ था राजमहल का रहस्य। अब उस बुक को देखने के बाद अब वो शख्स कहता है 6 महीने काफ़ी होते हैं किसी को कंफ्यूज करने के लिए। और ये कहते हुए ही वो शख्स अब यहाँ पर फिर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है। और खड़ा होने के बाद अब वो यहाँ पर इसी चेयर के पास जाकर बैठ जाता है। और अब उस हिस्टोरिकल बुक को खोलकर अब उसे पढ़ना शुरू कर देता है। इधर दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा के पैलेस में यहाँ पर अब तक पेरिस में सुबह हो चुकी थी। इधर अपने रूम में सो रही स्वाति मल्होत्रा की नींद जब खुलती है तो वो जल्दी से यहाँ पर घड़ी की तरफ देखती है। घड़ी की तरफ देखने के बाद अब यहाँ पर स्वाति सोचती है मुझे जया को भी तो चेक करने के लिए जाना है। इसलिए वो जल्दी से अपने बेड से उठकर अब सीधा का सीधा ही कबर्ड के पास चली जाती है। और उसमें से अब अपने कपड़ों को निकाल कर अब वो सीधा ही बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसे यहाँ पर सबसे पहले जया को देखना था, क्योंकि उसने बीती रात उसके ऊपर वो लेप लगाया था और उसका असर अभी जया के ऊपर कितना है ये देखना था। क्योंकि स्वाति मल्होत्रा को उम्मीद थी कि अब जया को होश किसी भी पल आने ही वाला होगा। इसलिए अब वो यहाँ पर कुछ ही देर में जैसे ही स्वाति मल्होत्रा शावर लेकर बाथरूम से बाहर आती है तो वो जल्दी से रेडी होकर अब करण को न उठाकर सीधा ही बाथरूम से नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। और साथ ही साथ जब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा बेसमेंट की तरफ बढ़ रही थी तो उसके मन में चल रहा था कि अभी करण को थोड़ा और सोने देना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से बीती रात में वो रात में सोने में काफ़ी लेट हो गया था उस समय, क्योंकि एक तो जया आ गई थी, फिर हमें नहीं पता था कि जया के साथ ये सब कुछ हुआ है, और फिर जया के ऑपरेशन में भी समय लग गया था। इसलिए करण को उठाना अभी ठीक नहीं है। इधर करण गुलेरिया के बारे में सोचते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब बेसमेंट में पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद अब वो सीधा ही अभी अपने मेडिकल रूम में आ जाती है। इधर स्वाति जैसे ही मेडिकल रूम में आती है तो वो देखती है कि जया भी यहाँ पर अभी उसी बेड पर ही लेटी हुई थी, क्योंकि अभी वो होश में नहीं थी। इसलिए वहाँ आने के बाद सबसे पहले स्वाति मल्होत्रा जया को अच्छी तरह से एग्जामिन करने लगती है कि आखिर अब उसकी तबीयत कैसी है, क्या उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट है या नहीं। जया को अच्छी तरह से एग्जामिन करने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा समझ जाती है कि अब जया सच में आउट ऑफ डेंजर है। अब जया की जान को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। इधर स्वाति मल्होत्रा अब जया को चेक करके अब वहां से जाने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसे एहसास होता है कि जया ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। क्योंकि स्वाति जब उसे एग्जामिन कर रही थी स्वाति को खुद पता नहीं चला कि जया ने कब उसका हाथ पकड़ लिया। इसलिए जैसे ही स्वाति मल्होत्रा पीछे मुड़कर जया की तरफ देखती है तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे स्वाति को जया बहुत कुछ बताना चाहती हो। हालांकि जया की हालत अभी भी ऐसी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जो कुछ स्वाति को बताना चाहती थी ऐसा जान पड़ रहा था जैसे वो उसके लिए बताना बहुत ही जरूरी है। इधर जया की आंखों में ये सब देखकर अब स्वाति जल्दी से अब जया के पास थोड़ा सा और झुक गई थी और उसे भी यहाँ पर जया के टूटे फूटे बस शब्द ही सुनाई दे रहे थे। क्योंकि जैसे ही स्वाति मल्होत्रा अब जया की बात सुनने के लिए उसकी तरफ झुकती है तो भी यहाँ पर जया कहती है ओ ही बच्चों, वो ये कहते हुए जया अब एक गहरी लंबी सांस लेती है, क्योंकि जया के शरीर पर अभी भी गहरा जख्म था जिसकी वजह से वो अभी भी पूरी तरह से बोल नहीं पा रही थी और उसे यहाँ पर सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इसलिए ये एक दो टूटा फूटा वर्ड बोलकर अब वो यहाँ पर एक गहरी सांस लेती है, मानो वो अपने आप के लिए बोलने के लिए थोड़ी सी हिम्मत जुटा रही हो, क्योंकि अगर उसने भी यहाँ पर सब कुछ नहीं बताया तो यहाँ पर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए गहरी लंबी सांस लेने के बाद ऐसा जान पड़ रहा था जैसे उसने अपने लिए बहुत सारी हिम्मत जुटाई हो। और इसके बाद अब वो फिर से ट्राई करती है और अब वो कहती है वो लोग मजबूर हैं रानी अनिका से
फाइट करने के लिए। अब यहाँ स्वाति जया ने ये सबक तोड़-फोड़ कर बता दिए थे, तो यहाँ स्वाति मल्होत्रा को जया की ये सारी बातें तो टूटी फूटी सुनाई देती है, लेकिन हाँ, जया ने उन्हें आने वाले खतरे के लिए आगाह कर देती है, क्योंकि अब उसकी बातों को सुनने के बाद जब स्वाति मल्होत्रा उसके इन टूटे हुए शब्दों को एक एक जोड़कर फिर से देखती है, तो अब स्वाति मल्होत्रा समझ जाती है, जिसमें जया यहाँ पर ये कह रही थी कि वो लोग मजबूर है रानी अनिका से फाइट करने के लिए, इसलिए अब यहाँ पर फिर से एक फाइट होने वाली है। इसलिए अब स्वाति अपने मन में सोचती है, आखिर किसकी बातें कर रही थी ये, किसे दुश्मनों ने अनिका के खिलाफ किया है। ये कहते हुए ही वो जब जया की तरफ देखती है, तो जया बस इतने कुछ शब्द कहने के बाद फिर से अपनी एक गहरी नींद में चली जाती है। इसलिए स्वाति देखती है कि जया तो फिर से अपनी गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हो ना हो जया कुछ तो जानती है जो वो मुझे बताना चाहती थी, लेकिन पूरा सच क्या है। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अपनी सोच में चली जाती है, क्योंकि स्वाति को अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किसे मजबूर किया जा रहा है अनिका से फाइट करने के लिए। एक तरफ जहाँ पर जया ने बस कुछ ही शब्दों के साथ स्वाति मल्होत्रा के दिमाग में बहुत सारे सवालों को पनपा दिया था, तो इधर दूसरी तरफ राजीव गुलेरिया के पैलेस में अनिका यहाँ पर आलिशा के रूम में सो रही थी। इधर जैसे ही उसके कानों में अब क्लॉक का अलार्म बजता है, तो उसके आवाज़ से अनिका की आंखें खुल जाती हैं। इधर अनिका की जब नींद खुली तो वो भी यहाँ पर बेड पर बैठ जाती है, और उसके बाद अब वो कबर्ड में आलिशा के कपड़ों को चेक करने लगती है। वैसे तो यहाँ पर आलिशा ज़्यादातर हमेशा गाउन ही पहनती थी, हाँ कभी कभार वो साड़ी को भी कैरी करती थी। इसलिए जब अनिका यहाँ पर देखती है तो उसे ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ वहाँ पर कुछ सूट रखे हुए थे। इन सूटों को देखने के बाद अब अनिका अपने मन में ही कहती है, ये पसंद किसकी हो सकती है। जितना हम अब तक आलिशा को जानते हैं, वो तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी, क्योंकि ये वही सूट थे जब आलिशा लंदन में राहुल के साथ रहा करती थी। तब राहुल ने आलिशा के लिए कुछ शॉपिंग की थी, तो ये वही सूट थे। हालांकि आलिशा को हमेशा से ही लग्जरियस चीज़ें पसंद थी, लेकिन क्योंकि राहुल इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कुछ सिंपल सूट यहाँ पर आलिशा को दिए हुए थे। तो इन सूटों को देखने के बाद ही अब अनिका यहाँ पर ये सब सोचती है, लेकिन अब ज़्यादा कुछ ना कहते हुए वो भी यहाँ पर उन्हीं में से एक सूट को निकालती है और उसे निकाल कर अपने हाथों में लेकर बाथरूम में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। इधर कुछ ही देर के बाद जब अनिका शावर लेकर बाहर आती है, तो वो जल्दी से रेडी होने लगती है, और कुछ ही देर के बाद अब यहाँ पर अनिका पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। पूरी तरह से रेडी होने के बाद अनिका अब अपने रूम आलिशा के रूम से निकलकर अब सीधा ही धनंजय पीरामल के रूम की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वो सबसे पहले धनंजय पीरामल से मिलना चाहती थी। कुछ ही देर के बाद जैसे ही अनिका अब धनंजय पीरामल के रूम के पास पहुंचती है, तो वो यहाँ पर उनके दरवाजे पर जाकर अब उसे नॉक करने लगती है, इस उम्मीद के साथ कि उसके पापा यहाँ पर अब दरवाज़ा खोलेंगे। इधर कुछ ही देर के बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला, तो सामने अपने धनंजय पापा को देखकर अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और अब वो यहाँ पर धनंजय को गुड मॉर्निंग विश करती है, क्योंकि अनिका को ये तो पता चल गया था कि उसके पापा अब होश में आ चुके हैं। इसलिए उसने यहाँ पर आकर सबसे पहले दरवाजे को नॉक किया था। तो वहीं अब जैसे ही अनिका धनंजय को विश करती है, तो धनंजय भी अनिका को ऐसे सामने देखकर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि धनंजय ने तो सोचा ही नहीं था कि आज जैसे ही उसकी आंखें खुलेगी तो उसे अनिका अपने सामने दिखाई देगी। इसलिए उनके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी, और अब वो अनिका को कहते हैं, आओ बेटा अंदर आओ, ऐसे कब तक बाहर खड़ी होगी। इधर अनिका भी यहाँ पर धनंजय की इस बात को सुनने के बाद अब कहती है, पापा आप कैसे हैं। तो अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मैं अब ठीक हूँ, चलो आओ अंदर आकर बातें करते हैं। इधर अब धनंजय के कहे अनुसार अनिका भी यहाँ पर अंदर आ जाती है, और अंदर आने के बाद वो यहाँ पर धनंजय पीरामल के बेड पर बैठ जाती है, और बेड पर बैठते हुए वह उन्हें अच्छी तरह से वो यहाँ पर
एक बार खुद बैठ जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे एक बार अपने पापा को खुद एग्जामिन कर लेना चाहिए। इसलिए अब अनिका जल्दी से खड़ी होती है और अपने पापा के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए पहले उन्हें यहाँ पर बेड पर बिठाती है और बिठाते हुए अब वो उन्हें अच्छी तरह से एग्जामिन करने लगती है, क्योंकि अनिका पहले खुद से श्योर हो जाना चाहती थी कि अब उसके पापा सच में किसी खतरे में नहीं हैं। और उसे धनंजय को पूरी तरह से एग्जामिन करने के बाद अब अनिका कहती है, पापा सच में आप तो काफ़ी ठीक हो गए हैं। अनिका की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ अनिका, जिस पिता की आप जैसी बेटी हो, अरे उस पिता को कुछ भी नहीं हो सकता है। सच कहूँ ना अनिका, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। धनंजय की ये बात सुनते ही अब अनिका धनंजय पीरामल से कहती है, आप हमें सिर्फ नाम के लिए बेटी कहते हैं पापा। सच कहूँ तो हम आपसे नाराज़ हैं, क्योंकि अगर बेटी मानते तो आप हमें सब कुछ बता देते, हमसे कुछ भी नहीं छुपाते। कि आपने हमसे इतना सब कुछ छुपाया। अनिका की इन शिकायत भरी बातों को सुनने के बाद अब धनंजय पीरामल कहते हैं, देखो अनिका, बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप के लिए तो वो बच्चे ही रहते हैं ना। बस इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने एक हाथ को अनिका के सिर पर आशीर्वाद देते हुए रखते हैं और ये कहते ही यहाँ पर अब अनिका उनसे कहती है, पापा आप मुझे देखो, अब प्रॉमिस कीजिए कि आप अब ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेंगे। आपको पता है ना आपने पिछली बार कितना डेंजर स्टेप उठाया था, अरे जिससे आपकी जान पर बन आए। देखा ना कि कितनी मुश्किल से आपको बचाया गया है, क्योंकि अब की बार मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप फिर से कोई ऐसा स्टेप उठाएं, क्योंकि हम आपको हर बार तो नहीं बचा पाएंगे। पता है हम सब पर क्या बीत रही थी। अब अनिका की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मैं अपने बच्चों को हर बुराई से प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ अनिका, और सिर्फ मैं ही नहीं, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को हर बुराई से प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो इसमें मैंने भी कुछ गलत नहीं किया अनिका, मैं तो बस अब अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा था।